गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की जो हिस्ट्री है इसका पहला चैप्टर का नाम है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यूरोप में यदि राष्ट्रवाद की बात किया जाए कि कब से प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले तो राष्ट्रवाद है क्या इसके बारे में थोड़ी चर्चा किया जाए। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप जानते हैं विश्व में कुल 7 महादेश हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, और उन 7 कॉन्टिनेंट में 7 महादेश हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, और उन 7 कॉन्टिनेंट में आप देख रहे होंगे कि यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद को समझने से पहले राष्ट्र को समझने की आवश्यकता है। देखिए, राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र के लिए एक एकता की आवश्यकता होती है। राष्ट्र के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एकता की आवश्यकता होती है। समझिएगा बात को, राष्ट्र के लिए एकता की आवश्यकता होती है। जब एक भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एकजुट होकर के रहें, उसका विखंडन न हो, उसका विभाजन न हो, तो उसी को राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो एक राष्ट्रवाद जो है सो एक भावना है। राष्ट्रवाद एक क्या है? भावना, एक फीलिंग्स है। जब एक भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले लोग विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय मजहब के लोग अपने देश की सुरक्षा करने के लिए जिस भावना को विकसित करते हैं उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे भारत जब गुलाम था, भारत पर जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय आप देख रहे होंगे कि जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उनकी विरोध में भारत के सभी जाति धर्म संप्रदाय और मजहब के लोग एकजुट होकर के देश को आजाद कराने के लिए, आजाद करने की जो भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई थी, भारतीय देशवासियों क्रांतिकारियों के मन में जो देश को आजाद कराने की जो भावना, जो फीलिंग्स राइज हुआ था, जो उत्पन्न हुई थी, उस भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। समझ गए? उसी राष्ट्रवाद की बात की जा रही है। देखिए, पहले तो आपको पता ही होगा कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पूरे विश्व में था। पूरे विश्व में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अब कुछ और बातों की चर्चा यदि हम करें तो कह सकते हैं कि जैसे यूरोप में था, यूरोप में कंडीशन जैसे थे वहां पर, तो वहां पे एक बात कही जाती है कि यूरोप में दरअसल वहां पर बात यह था या पूरे विश्व में ही, तो आपने राष्ट्र को समझा, आपने राष्ट्रवाद को समझा। राष्ट्र के लिए एकता की आवश्यकता होती है, राष्ट्रवाद के लिए एक भावना की आवश्यकता होती है। राज्य किसे कहते हैं? राज्य के लिए जो है संप्रभुता की आवश्यकता होती है। राज्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संप्रभुता की आवश्यकता होती है। संप्रभुता क्या होता है? निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास हो उसी को संप्रभुता कहा जाता है। निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की सुप्रीम पावर जिसके पास होगा उसी को संप्रभुता कहा जाता है। डिसीजन लेने की सुप्रीम पावर जिसके पास हो उसी को संप्रभुता कहा जाता है। तो संप्रभुता जो है, राज्य उसी को कहा जाता है जो अपना निर्णय स्वयं ले सके, जिसके पास एक ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र हो। जैसे भारत का मानचित्र देखते हैं आप सब ना, मैप में, तो भारत का मानचित्र देखते हैं तो मानचित्र में भारत की एक भौगोलिक सीमा है कि नहीं? एक लाइन है ना चारों तरफ से, वही भौगोलिक सीमा है। राज्य के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, भौगोलिक सीमा के अंदर जनसंख्या भी होनी चाहिए, और वहां पे एक सरकार भी होनी चाहिए, और संप्रभुता भी होनी चाहिए। संप्रभुता मतलब ऐसा
सरकार हो जो अपना निर्णय खुद ले सके, किसी के दबाव में आकर निर्णय न ले। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे उदय हुआ, आइए हम सब बात करते हैं। तो आपके फ्रांस के ही एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम था जिनका नाम था फ्रेडरिक सारियू। नाम क्या था उनका? फ्रेडरिक सारियू उनका नाम था। उन्होंने 1848 में 1848 में फ्रेडरिक सारियू ने, जो फ्रांसीसी कलाकार थे, उन्होंने एक चित्र बनाया और उस चित्र में 4 श्रृंखलाओं को उन्होंने शामिल किया। कितने श्रृंखलाओं को? 4 चित्रों की एक श्रृंखला उन्होंने बनाया था। और यह जो श्रृंखला था इनके सपनों का संसार था। मतलब यह एक इमेजिनरी आप कर सकते हैं। उन्होंने कल्पना किया और कल्पना करके इसको बनाने का काम किया उन्होंने। और उन्होंने जब इस चित्र को बनाया तो उसमें दिखाया गया जो एक शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। मतलब एक ऐसा संसार इन्होंने सोचा जो संसार लोक जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। अब जनतांत्रिक मतलब क्या होता है? तो जनतांत्रिक का तात्पर्य होता है साथियों, जनतांत्रिक मतलब लोकतंत्र, जनता का शासन ही जनतंत्र है। जनता का शासन ही जनतंत्र है। और लोकतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र मतलब सामाजिक मतलब जानते हैं, समाज की जो रीति रिवाज होते हैं वे सामाजिक समाज होता है जिसमें हम सब रहते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है कि जिस देश में सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति का यदि चुनाव होता है, किसी भी देश में सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति का यदि चुनाव होता है तो वह देश गणतंत्र है। तो जो इन्होंने एक चित्र बनाया, 4 चित्रों की जो श्रृंखला बनाया इन्होंने, फ्रेडरिक सारियू ने, उसमें इन्होंने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था उनका सपनों का संसार। जो फिगर उन्होंने बनाया सोच करके, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, जैसे आप यहीं से बैठे, क्लासरूम से ही आप बैठे, दिल्ली कभी न गए हों और दिल्ली का चित्र बनाए क्लासरूम से बैठकर कि दिल्ली कैसा होगा। अब बना रहे हैं फिगर, रोड ऐसा होगा, मेट्रो ऐसे चलते होंगे, वहां के लोगों का, वहां के रोड ऐसे होंगे, वहां का प्रबंधन ऐसा होगा, सड़कें ऐसी होंगी। आप फिगर बना रहे हैं सोच करके अपने से। तो इस तरीके से आप सोच करके सपनों की संसार आप भी बना सकते हैं, जैसे फ्रेडरिक सारियू ने बनाया। तो इनका जो सपनों का संसार था वो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। और सभी लोग, एक जो फिगर उन्होंने बनाया, उस फिगर में सभी लोग एक कतार में क्रमबद्ध खड़े। कतार मतलब, कतार समझते हैं? कतार मतलब एक वे में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस खड़े हैं और स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। और इसमें यूरोप और अफ्रीका के लोग दिखाए गए हैं। जो चित्र इन्होंने फ्रेडरिक सारियू ने बनाया है, उस चित्र में यूरोप और अफ्रीका के लोग दिखाए गए हैं। कुछ यूरोपियन देशों के लोग हैं, कुछ अफ्रीका के लोग, जो अपने अपने देश की झंडा लिए नेतृत्व करते हुए, जो भी लोग जिस देश से आए हैं, यूरोप और अफ्रीका के जिन देशों से लोग आए हैं, उनमें से कुछ लोग अपने हाथ में झंडा लेकर इसमें नेतृत्व कर रहे हैं और स्वतंत्रता की देवी से वंदना कर रहे हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति प्रतिमा के सामने खड़े होकर वंदना कर रहे हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था, स्वतंत्रता की मूर्ति मतलब क्या, किसका फिगर है वहां पर, आप पुस्तक देख रहे होंगे तो पुस्तक आप खोलकर देखें, बैठें
सामने पुस्तक भी लेकर के आप बैठे और महत्वपूर्ण चीजों को नोट भी करते चले। तो जो फिगर वहां पर दिखाया गया आपको, उस फिगर में आप देख रहे हैं कि स्त्री खड़ी है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता का एक इमेज बनाया गया जो एक स्त्री का था। जैसे हमारे यहाँ भारत माता का चित्र बनाया गया। हमारे यहाँ राष्ट्रवादी आंदोलन जब हो रहा था अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत से, तो एकजुटता बनाने के लिए एक छतरी के नीचे सारे आंदोलनकारी एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, इसलिए उन लोगों ने भारत माता एक फिगर बनाई, एक झंडा भी बनाया। तो स्त्री का ही फिगर क्यों बनाया? इसीलिए क्योंकि स्त्री आदि शक्ति मानी जाती है। औरतें क्या मानी जाती हैं? आदि शक्ति मानी जाती है भारत में भी, इसलिए भारत माता का कॉन्सेप्ट था। तो फ्रांसीसी क्रांति में भी वहां पे जो क्रांतिकारी थे वे स्वतंत्रता की मूर्ति बनाए। स्वतंत्रता की मूर्ति में पुरुष का नहीं बनाए, स्वतंत्रता की। तो लोग जो थे उस समय स्वतंत्रता की मूर्ति में स्त्री का फिगर बनाते थे, क्योंकि आदि शक्ति स्त्रियां मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? स्त्रियां आदि शक्ति मानी जाती थी। समझ गए? अब यहां पर समझने की बात यह है हम लोगों को, स्त्रियां जो आदि शक्ति मानी जाती थी, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लोग अलग अलग और नीचे जो है उस मूर्ति के नीचे, स्त्री के मूर्ति के नीचे, जैसे भारत में भी तो आप देखोगे कि आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो लोगों ने एकजुटता बनाने के लिए भारत माता का चित्र बनाया, मूर्तियां बनाए, झंडा बनाए, जिससे कि लोगों का जुड़ाव हो सके, लोगों में फूट न पड़े, लोग जुड़ करके विरोध कर सकें सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, निरंकुश सरकार के खिलाफ। और इस मूर्ति के नीचे जब आप देखेंगे फिगर में, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इस मूर्ति के नीचे क्या है। इस मूर्ति के नीचे निरंकुशवाद का अवशेष बिखरा पड़ा है। निरंकुशवाद का अवशेष क्या है? बिखरा पड़ा है इस मूर्ति के नीचे। मतलब फ्रेडरिक सारियू ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि निरंकुशवाद 1848 के समय से दुनिया से समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, और अब क्या आ रहा है? तो अब जनतंत्र और लोकतंत्र आ रहा है। लोग जनता के शासन को अपना रहे हैं, अपनी शासन को अपना रहे हैं। निरंकुशवाद को लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। वह समाप्त हो रहा है, हट रहा है, खत्म हो रहा है। अब उसका समय नहीं रहा, अब जनतंत्र का समय है, लोकतंत्र का समय है, लोगों के अपनी शासन का समय है। लोग अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को शासक बनाना चाहते हैं। राजा का शासन अब नहीं चलेगा, क्योंकि राजा के शासन को लोगों ने देख लिया कि राजा का शासन, जो भी व्यक्ति राजा बना वह बाद में निरंकुश हो गया और जनता पर अनावश्यक कर थोपता गया, जबरदस्ती कर वसूलता गया, उनको प्रताड़ित किया जनता को। तब जनता ने विरोध करके, आंदोलन करके उनको हटा दिया, और हटा करके आज लोकतंत्र को, जनतंत्र को, गणतंत्र को स्थापित किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें अलग अलग राष्ट्र के लोग बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनकी पोशाक, राष्ट्रीय पोशाक और कपड़ों से हो रही है। कई देशों के, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों के लोग इस फिगर में आए हैं, एक लाइन में लगे हुए हैं। कुछ लोग हाथ में झंडे लिए अपने अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं। स्वतंत्रता की प्रतिमा के आसपास कई सारे लोग झंडा लेकर के इकट्ठे हुए हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि मूर्ति के आगे लोग जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। यूएसए और स्विट्जरलैंड तो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। मतलब अमेरिका और स्विट्जरलैंड इस समय राष्ट्र राज्य बन चुके थे। राष्ट्र बन चुका था, मतलब लोगों में एकता हो चुकी थी, और राज्य बन चुके थे। राज्य मतलब राष्ट्र, राज्य मतलब राष्ट्र, मतलब समझ रहे हैं कि लोगों में एकता हो गई थी। उस देश में रहने वाले लोगों, मतलब यूएसए के लोग आपस में एकजुट हो गए थे।
स्विट्जरलैंड के लोग आपस में एकजुट हो गए थे, राष्ट्र बन गया था और राज्य भी बन गया था। राष्ट्र, राज्य, राज्य मतलब ऐसा देश बन गया था, यूएसए, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अपना निर्णय खुद ले सकता था। किसी दूसरे देश की दबाव में निर्णय लेने के लिए वह प्रतिबद्ध नहीं था, दबाव में नहीं था, वह राष्ट्र राज्य बन चुका था। इसके पीछे जर्मनी के लोग, आप देख रहे होंगे कि फ्रांस क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस के जो लोग हैं इस चित्र में फ्रांसीसी क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। उनका एक झंडा है और प्रतिमा के पास जो अभी अभी पहुंचा है, मतलब प्रतिमा के, आप जब देखोगे कि प्रतिमा के बाएं साइड में एक झंडा लिए हुए व्यक्ति जैसे लग रहा है, वह तुरंत पहुंचा है प्रतिमा के सामने, प्रतिमा के बगल में। वह कहां का झंडा है? वह झंडा है आपका, झंडा कहां का है? वह झंडा है आपका फ्रांस की क्रांतिकारियों की झंडा। इसके पीछे जर्मनी के लोग हैं और काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। अब जब आप दाएं साइड में देखेंगे तो वहां भी लगेगा आपको कि एक और झंडा लिया हुआ व्यक्ति खड़ा है जो अपने देश का नेतृत्व कर रहा है। वह झंडा में काला कलर है, लाल कलर है, सुनहरा झंडा है। वह जिस समय यह चित्र बना उस समय जर्मनी के लोग यूएनओ के हिस्सा नहीं बने थे। जर्मनी में हिटलर का शासन था पहले, तो उस समय जो जर्मनी था वह यूएनओ का हिस्सा नहीं बना था। यूएनओ क्या है? यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएनओ का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 के बीच, द्वितीय विश्व युद्ध या 1939 से 1945 के बीच। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो कई सारे देश उसके हिस्से थे, लेकिन जर्मनी उस समय हिस्सा नहीं बना हुआ था। जिस समय, अब आप देखोगे यहां पर जर्मनी का झंडा 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। 1848 में जो उदारवाद चल रहा था, उदारवाद क्या है? उदारवाद स्वतंत्रता और समानता का पक्ष पोषक है। उदारवाद एक विचार है, उदारवाद एक विचार है और यह विचार समानता और स्वतंत्रता का पक्ष पोषक है। उदारवाद कहता है कि सबको समानता मिले, सभी को स्वतंत्रता भी मिले, सभी लोगों में भाईचारे हो, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। लोग उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। जर्मन लोग जो झंडा 1848 में इस फिगर में जो थामे हुए हैं, जिनका झंडा काला, लाल, सुनहरा कलर का है, 2-3 रंग है झंडे में। जस्ट दाएं साइड में स्वतंत्रता की प्रतिमा के दाएं साइड में आप देख रहे हो कि वहां पर 2-3 कलर का झंडा है। जो एक झंडे में 2-3 कलर हैं, काला भी है, लाल भी है, सुनहरा झंडा है वह। तो उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। मतलब लोग उदारवाद, लोग क्या चाहते हैं? लोग समानता चाहते हैं, लोग स्वतंत्रता चाहते हैं जर्मन के लोग, और वहां प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह है उनकी। वे चाहते हैं कि हम भी अपने देश को राष्ट्र राज्य बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम भी अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित करें। जर्मन के लोग ये बताना चाह रहे हैं। और क्या है? तो जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के भी लोग हैं वहां पे। कौन है? रूस के भी लोग हैं। मतलब विभिन्न देशों के लोग, ये सब यूरोपीय देश हैं, अनेक यूरोपीय देश के लोग वहां पर हैं। और जब आप उस स्वतंत्रता की मूर्ति के ऊपर में देखोगे, फिगर में था सा ऊपर देखो, तो फरिश्ते हैं वहां पर। फरिश्ते मतलब गॉड, देख रहे हैं। फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं।
चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है कि मतलब देवता भी, फरिश्ते भी देख रहे हैं और वो भी अपनी नजर जमाए हुए हैं कि कौन कौन सी घटना घट रही है, कैसे निरंकुशवाद समाप्त हो रहा है और कैसे प्रजातंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र आ रहा है, कैसे जनता निरंकुश राजाओं के शासन को उखाड़ फेंकती है और उसके स्थान पर जनता अपने द्वारा निर्वाचित व्यक्ति को सत्ता पर बैठाती है। इस अध्याय में कई सारे ऐसे सवाल किए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने इस चित्र में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक, मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, अभूतपूर्व परिवर्तन आया। पूरे यूरोप में राजनीतिक, मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आया और यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर, जो पहले यूरोप में छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ यूरोप था, उसके स्थान पर लोग राष्ट्र राज्य बनाने लगे, एकता स्थापित करने लगे और एकता स्थापित करके लोग क्या करने लगे, तो उसे राज्य बनाने लगे। ऐसा राज्य जो अपना निर्णय खुद ले सके। छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर एक राष्ट्र राज्य बनाने लगे। यह कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में फैला और पूरे यूरोप के साथ पूरे विश्व में भी फैला। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे। अलग अलग तरह की विचारें यूरोप में बन रही थी, जहां पर न केवल राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान भी था। पहचान का भाव साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। मतलब लोग संघर्षों और नेताओं, आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुआ है, लोगों के प्रयास से संभव हुआ। निरंकुश शासन को हटाना इतनी आसान बात नहीं, क्योंकि जो सत्ता पर बैठता है उसके पास शक्ति होती है और वह शक्ति से निरंकुश की विरोध करने वाले लोगों को कुचल देता है। जैसे लुई 16 को हटाने के लिए, निरंकुश राजतंत्र को हटाने के लिए फ्रांस में वहां की जनता ने बहुत बड़ी आंदोलन चलाया, विद्रोह किया, फ्रांसीसी क्रांतियां हुई, कई हजार लोग मारे गए, कई हजार लोग भूखे रहे, लेकिन तो भी लोग स्वतंत्रता को नहीं छोड़े। निरंकुशवाद को लोगों ने हटा दिया और हटा करके इस अध्याय में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद 19वीं सदी में राष्ट्रवाद कैसे अस्तित्व में आया या कैसे आगे बढ़ा। तो इसी में हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सब लोग पढ़िएगा, समझिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछना होगा क्वेश्चन भी कमेंट करके आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप सब लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।